अभिनंदन मेरे प्यारे मित्रों। आज हम बात करेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली के आम लड़के की, जो सिर्फ सफल होने का सपना नहीं देखता था बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखता था। आज उसने सिर्फ एक एम्पायर नहीं बनाया बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देश का एक लीडर बन गया है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर और रिन्यूएबल्स में रिवॉल्यूशन लेकर आया है। मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लीडरशिप के दम पर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में अपना नाम बनाया। पर यह सफर आसान नहीं था। चैलेंजेस, कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स के बीच एक इंस्पिरेशन कहानी बनी है। तो चलिए इस विजनरी बिजनेसमैन की कहानी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1960 को अहमदाबाद गुजरात के एक गुजराती जैन मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक छोटा टेक्सटाइल का बिजनेस चलाते थे, पर घर के हालात ऐसे नहीं थे कि बड़ी चीजें सोची जा सके। गौतम 7 भाई बहनों में से एक थे और उन्होंने सेठ चिमनलाल नगीदास विश्वविद्यालय से स्कूलिंग की। ग्रेजुएशन के लिए गुजराती यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि वो जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहते थे। 1978 में अपनी मेहनत और सपनों के साथ मुंबई आए और डायमंड सॉर्टर का काम महिंदर ब्रदर्स के लिए शुरू किया। यहाँ उन्होंने एक छोटी सी नौकरी के जरिए बिजनेस और ट्रेडिंग के फंडामेंटल को समझा। गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने एक प्लास्टिक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया अहमदाबाद में। मनसुख भाई ने गौतम को अपने साथ काम करने के लिए मुंबई से वापस बुलाया। तब गौतम सिर्फ 19 साल के थे और उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कुछ बड़ा करने का। गौतम ने प्लास्टिक बिजनेस को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे मार्केट को समझने लगे। उनका काम था पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट करना, जो उस समय इंडिया में एक रैपिडली ग्रोइंग मटेरियल था, स्पेशली प्लास्टिक गुड्स बनाने के लिए। गौतम सिर्फ काम नहीं करते थे बल्कि बिजनेस के नए तरीके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर रिसर्च भी करते रहते थे। प्लास्टिक का बिजनेस करते वक्त गौतम अडानी को एक इंसाइट मिला कि अगर उन्हें अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाना है तो उन्हें डायरेक्ट इंडिया के सबसे बड़े पीवीसी सप्लायर के साथ डील करनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस के साथ काम करते थे। एक नए बंदे को ट्रस्ट करना उनके लिए रिस्की था, पर फिर भी गौतम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कॉन्टेक्ट बनाने की स्ट्रेटेजी अपनाई। मार्केट में इंक्वायरी करते करते उनका कांटेक्ट हुआ राजेश मेहता से, जो उस समय के एक मिड लेवल सप्लायर थे और इंडिया के बिगेस्ट पीवीसी डिस्ट्रीब्यूटर रिलायंस पॉलीमर के एक ट्रस्टेड वेंडर थे। राजेश मेहता से गौतम ने अपना कनेक्शन बनाया और उन्हें अपनी प्रोफेशनलिज्म से इम्प्रेस किया। गौतम अडानी ने राजेश मेहता को समझाया कि अगर उन्हें रिलायंस पॉलीमर के मेन प्रोवाइडर से मिलने का चांस मिले तो वो उन्हें एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। गौतम के लॉजिकल थिंकिंग और क्लियरिटी से राजेश मेहता इंप्रेस हुए और उन्हें रिलायंस पॉलीमर के रीजनल हेड नरेश पारेख के पास ले गए। नरेश पारेख के साथ मीटिंग गौतम के लिए काफी चैलेंजिंग थी। पारेख साहब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन के साथ काम करते थे और एक नए बंदे के साथ डील करना उनके लिए थोड़ा रिस्की था। मीटिंग के दौरान गौतम ने एक इम्प्रेसिव पिच दी। गौतम ने समझाया कि प्लास्टिक की डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है और इंडिया में नए डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। उन्होंने पारेख साहब को इंश्योर किया कि वो डिलीवरीज और पेमेंट में कभी डिले नहीं होने देंगे। गौतम ने एक विन विन प्रपोजल दिया जिसमें रिलायंस पॉलीमर के प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ेगा। नरेश पारेख उनके कॉन्फिडेंस और बिजनेस क्लैरिटी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें एक ट्रायल ऑर्डर देने के लिए तैयार हो गए। अब चैलेंज था कि उस ट्रायल ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए फंड्स कहां से लाए जाएं। गौतम के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था, लेकिन ये बंदा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में एक्सपर्ट था। गौतम अडानी ने मनसुख भाई के बिजनेस प्रॉफिट का एक पोर्शन ट्रायल के लिया। अहमदाबाद के एक लोकल लैंडर सुरेश पटेल के पास गए और उन्हें कन्विंस किया कि ये एक हाई रिटर्न प्रोजेक्ट होगा। सुरेश पटेल ने गौतम को एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया। जब फर्स्ट ट्रायल शिपमेंट रिलायंस पॉलीमर से आई तो लॉजिस्टिक और टाइमली डिलीवर इंश्योर करना एक बड़ा चैलेंज था। मुंद्रा पोर्ट से मटेरियल अहमदाबाद लाने में कुछ डिले हो रहे थे। गौतम ने खुद पोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया और अपना शिपमेंट प्रायोरिटी पर क्लियर कराया। डिलीवरी के बाद रिलायंस पॉलीमर का रिस्पांस आउटस्टैंडिंग था। नरेश पारेख ने गौतम अडानी के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ये गौतम अडानी की पहली बड़ी सक्सेस थी।
रिलायंस के साथ डील होने के बाद गौतम अदानी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उन्होंने देखा कि प्लास्टिक के अलावा और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कई अपॉर्चुनिटीज हैं। 1985 में गौतम अदानी ने ग्लोबल मार्केट के प्लेयर के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया और साउथ कोरिया और जापान से पीवीसी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट शुरू किया। ये वही फेज था जब उन्होंने एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया कि कमोडिटी ट्रेडिंग में एक ग्लोबल लीडर बनना है। इसी विजन के साथ 1988 में अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की शुरुआत हुई, जिसे आज हम अदानी इंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में बिजनेस सक्सेस के बाद गौतम अदानी ने एक और बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की, हाई पोर्ट चार्जेस और इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक्स। जब अदानी एक्सपोर्ट का काम तेजी से ग्रो कर रहा था, उनका एक बड़ा चंक प्रॉफिट मार्जिन पोर्ट के हाई चार्जेस और लॉजिस्टिक डिले में चला जाता था। तब उन्होंने सोचा कि अगर मुझे अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है तो क्यों ना अपना खुद का एक प्राइवेट पोर्ट हो। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के लिए पोर्ट बिजनेस में एंट्री का रास्ता खोल दिया। गौतम अदानी ने इस पॉलिसी का फायदा उठाने का डिसीजन लिया। उन्होंने देखा कि गुजरात का मुंद्रा कोस्ट एक परफेक्ट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिकली अरेबियन सी के पास और लॉजिस्टिक के लिए आइडियल। 1995 में मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया। सबसे पहले लैंड एक्वायर करना था, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस आए। उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया और स्टेक होल्डर को कन्विंस किया कि ये पोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा। मुंद्रा पोर्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था। फंडिंग के लिए उन्होंने इंटरनेशनल बैंक्स और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। एसबीआई और आईसीआईसी बैंक ने इस प्रोजेक्ट में उन्हें फंड किया। मुंद्रा पोर्ट्स को एफिशिएंट और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए उन्होंने जर्मनी और जापान के इंजीनियर और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट के साथ काम किया, बट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना इजी नहीं था। गौतम अदानी को कई सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े। इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट, लॉजिस्टिक सेटअप एंड मुंद्रा पोर्ट की पहली क्रिटिकल डील। लोकल कम्युनिटीज और इन्वायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन गौतम अदानी ने एक ट्रांसपेरेंट डायलॉग रखा और इलॉजिकल कन्वर्सेशंस के लिए स्पेसिफिक मेजर्स लिए। पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते वक्त उन्होंने कनेक्टिविटी इशू का सामना करना पड़ा। उन्होंने रेल और रोड कनेक्टिविटी के लिए प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की। उनका पहला क्लाइंट एक यूरोप बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसके लिए मुंद्रा पोर्ट ने एक एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। ये डील उनकी क्रेडिबिलिटी और मुंद्रा पोर्ट के ब्रांड वैल्यू के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आज मुंद्रा पोर्ट एक प्राइवेट पोर्ट नहीं है, बल्कि इंडिया का सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट है। इसने इंडिया को ग्लोबल ट्रेड मैप पर एक नई पहचान दी। मुंद्रा पोर्ट के बाद अदानी ने दाहेज, हाजिरा, कृष्णापट्टनम और विजिनम जैसे पोर्ट्स भी डेवलप किए, जिन्होंने इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। अब गौतम अदानी के पास कई पोर्ट्स थे, तो वो किसी भी देश से किसी भी प्रोडक्ट को इजीली इंपोर्ट कर सकते थे। सो वो इंडिया में करंट क्या डिमांड है, इससे रिलेटेड बिजनेस सर्च करते रहे। तभी 1999 में गौतम अदानी ने एक नई अपॉर्चुनिटी नोटिस की। उस वक्त इंडिया के पावर सेक्टर में रैपिड ग्रोथ हो रहा था और थर्मल पावर प्लांट के लिए इंपोर्टेड कोल की डिमांड बढ़ती जा रही थी। गौतम अदानी ने समझा कि अगर पावर प्लांट्स की ये डिमांड टाइमली और रिलायबल तरीके से पूरी की जाए तो ये एक बड़ा गेम चेंजर बिजनेस हो सकता है। उन्होंने सोचा अगर हम इंपोर्टेड कोल के रिलायबल सप्लायर बन जाए तो ये ना सिर्फ एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा, बल्कि अदानी ग्रुप के एक ग्लोबल स्टेज पर ले जाएगा। सबसे पहले गौतम अदानी ने ग्लोबल कोल मार्केट को रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोल रिच रीजन का एनालिसिस किया, क्योंकि वहाँ हाई ग्रेड कोल की अवेलेबिलिटी थी। लेकिन एंट्री सिर्फ रिसर्च करने से नहीं होती। उन्होंने एक क्लियर प्लान बनाया कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई नेटवर्क कैसे बनेगा, डिफरेंट कोल माइंस को कैसे एक्वायर करेंगे, डोमेस्टिक नेटवर्क को कैसे बिल्ड किया जाएगा। गौतम अदानी ने ऑस्ट्रेलिया के माइनिंग कंपनीज और इंडोनेशिया के कोल एक्सपोर्टर के साथ मीटिंग की। यहाँ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। उनका पहला मेजर डील इंडोनेशिया के कोल सप्लायर्स के साथ फाइनलाइज हुआ। यहाँ अदानी ने ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का प्रपोजल रखा। उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं रहना चाहा, बल्कि माइनिंग एसेट एक्वायर करना चाहा। 2000 के अर्ली फेज में अदानी ग्रुप ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोल माइंस एक्वायर किए। ये माइंस उन्हें स्टेबल सप्लाई और कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करते थे। कोल इंपोर्ट करने के बाद उन्होंने इंडिया के मेजर पावर प्लांट जैसे एनटीपीसी, टाटा पावर
और रिलायंस पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। ये कॉन्ट्रैक्ट उनके रेवेन्यू ग्रोथ का बैकबोन बन गया। कोल बिजनेस को शुरू करना आसान नहीं था, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए जिन्होंने गौतम अदानी के पेशेंस और लीडरशिप को टेस्ट किया। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के माइंस में पॉलिटिकल अनरेस्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण उन्हें डिलेस का सामना करना पड़ा। गौतम अदानी ने हर रीजन में लोकल पार्टनर्स और सॉल्यूशन अपॉइंट किए जो पॉलिसीज और लोकल इशू का मैनेजमेंट करते थे। कोल माइंस और ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैसिव फंडिंग की जरूरत थी। अदानी ग्रुप ने इंडियन बैंक जैसे SBI और ICICI के साथ फाइनेंशियल एग्रीमेंट किए। साथ ही उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी पार्टनरशिप बनाई। इंपोर्टेड कोल को इंडियन पावर प्लांट तक टाइमली पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज था। शिपिंग और इनलैंड लॉजिस्टिक एक वीक पॉइंट बन रहा था। मुंद्रा पोर्ट के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाया। मुंद्रा पोर्ट को एक कोल हैंडलिंग हब बनाया गया। यहाँ उन्होंने ऑटोमेटेड सिस्टम और रेल रोड कनेक्टिविटी का यूज करके कोल को एफिशिएंटली डिलीवर करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अदानी ग्रुप सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर कोल सप्लायर बन गया। आज उनका कोल बिजनेस का वैल्यूएशन 3.4 लाख करोड़ के ऊपर है। ये बिजनेस अदानी ग्रुप का एक ग्रोथ इंजन बन गया जो बाकी वेंचर्स को भी फंड करता था। 2009 में गौतम अदानी ने थर्मल पावर जनरेशन के फील्ड में एंट्री ली। अदानी ग्रुप के लिए पावर सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी थी जहां डिमांड दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी और सप्लाई की कमी थी। गौतम अदानी का एक खास टैलेंट है बिजनेस का अनएक्सप्लोरेड एरिया को पहचानना और वहां एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना। थर्मल पावर से शुरुआत हुई लेकिन गौतम अदानी ने समझा कि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। ये वो टाइम था जब रिन्यूएबल एनर्जी को एक रिस्क के रूप में देखा जाता था, लेकिन अदानी ग्रुप ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। अदानी ग्रीन एनर्जी की कहानी शुरू होती है एक सिंपल सवाल से, फ्यूचर क्या चाहता है। गौतम अदानी और उनकी टीम ने देखा कि इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ एनर्जी की डिमांड हर साल एक्सपोनेंशियली बढ़ी जा रही है। उन्होंने स्टडी की कि कैसे सोलर और विंड पावर फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उन्होंने सिर्फ एक सप्लायर बनने का सोचा बल्कि लीडर बनने का भी विजन रखा। उन्होंने पहला सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में सेटअप किया। गुजरात के तपते हुए दिन और सस्ते लैंड कॉस्ट ने अदानी ग्रीन्स के पहले कदम को सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन सोलर एक न्यू चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी थी। बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे। गौतम अदानी ने रिस्क लिया, ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया और एक वर्ल्ड क्लास सोलर प्रोजेक्ट बिल्ड किया। चैलेंजेस कम नहीं थे, फाइनेंसिंग एक मेजर प्रॉब्लम थी क्योंकि इन्वेस्टर रिन्यूएबल्स एनर्जी को हाई रिस्क सेक्टर मानते थे। उन्होंने बैंक के साथ पार्टनरशिप बनाई, ग्लोबल इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट में वैल्यू दिखाई और एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट किया जो अदानी ग्रीन्स के एक्सपेंशन में मददगार साबित हुआ। टेक्नोलॉजी के भी कई चैलेंजेस आ रहे थे, हर प्रोजेक्ट के लिए नए सॉल्यूशन चाहिए थे। अदानी ग्रुप ने अपनी R&D टीम को स्ट्रॉन्ग बनाया और दुनिया भर के बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए। अदानी ग्रीन सिर्फ एक छोटी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी नहीं रही, ये एक पावर हाउस बन गई है जो इंडिया के लार्जेस्ट सोलर और विंड पावर प्रोड्यूसर में शामिल है। राजस्थान के डेजर्ट में सोलर फार्म्स और तमिलनाडु के विंड स्वेप्ट हिल्स में विंड फार्म लगाकर उन्होंने एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम बनाया। उनका गोल सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करने का नहीं था बल्कि इन्वायरमेंटल के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना था। आज अदानी ग्रीन्स एनर्जी के सोलर और विंड प्रोजेक्ट न सिर्फ इंडिया की ग्रीन एनर्जी डिमांड को पूरा कर रहे हैं बल्कि कार्बन एमिशन को भी ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं। 1999 में गौतम अदानी ने एक सिंगापुर बेस्ड विल्मार के साथ पार्टनरशिप की। विल्मार जो एडिबल ऑयल्स और एग्री बिजनेस में ग्लोबल लीडर था और अदानी ग्रुप जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में एक्सपर्ट था, दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, इंडिया के हाउस होल्ड तक एक वर्ल्ड क्लास फूड प्रोडक्ट पहुंचाना। लेकिन सवाल था क्यों एडिबल ऑयल्स और फूड प्रोडक्ट। इंडिया एक अग्रेनियन इकोनॉमी होने के बावजूद अपने एडिबल ऑयल्स की डिमांड के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। अदानी और विल्मार ने इस गैप को देखा और डिसाइड किया कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। विजन सिंपल था, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल फूड प्रोडक्ट हर इंडियन घर तक पहुंचाना। कंपनी ने पहले एडिबल ऑयल्स पर फोकस किया और फॉर्च्यून ब्रांड को लॉन्च किया, एक ऐसा ब्रांड जो हाई क्वालिटी ऑयल प्रोवाइड करे और हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करे। ये सिर्फ एक ऑयल ब्रांड नहीं बल्कि एक घर का एसेंशियल बन गया।
इसे एस्टेब्लिश करने के लिए काफी टफ फाइट करनी पड़ी गौतम अदानी को। मार्केट में बड़े प्लेयर ऑलरेडी थे, सनड्रॉप, सफोला जैसे ब्रांड, जो नए एंट्रेंट्स को अपनी जगह नहीं बनाने दे रहे थे। अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए अदानी विल्मार ने सिर्फ एक कमोडिटी बेचने के बजाय एक हेल्थ फोकस प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान दिया, जैसे कि फॉर्च्यून सनफ्लावर ऑयल को हेल्थी हार्ट के कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च किया, जिससे कस्टमर ने बहुत पसंद किया और कंप्यूटर के बीच अपनी जगह बना ली। लॉजिस्टिक्स में अदानी का एक्सपर्टाइज काम आया, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाई जिससे फॉर्च्यून प्रोडक्ट हर सिटी, टाउन और विलेज तक पहुंच जाए। घर का खाना, घर का फॉर्च्यून जैसे रिलेटेबल कैंपेन्स लॉन्च किए। ये कैंपेन्स लोगों के इमोशन से जुड़े और एक ट्रस्टेड ब्रांड आइडेंटिटी बनी। 3 दिन से कह रही हूँ इस दाल से इसका कुछ नहीं होने वाला। मेरी दाल के 2 चम्मच पिलाने दे। और मैं भी आपको 3 दिन से कह रही हूँ दादी कि बाहर का खाना अलाउड नहीं है। ये घर का है। आपके रेस्टोरेंट में अच्छा क्या है? सर, हमारा जो भरवा बैंगन है ना, वो वर्ल्ड का बेस्ट है। वर्ल्ड का बेस्ट? यार भूपिंदर, मेरी माँ जब एक बार एडिबल ऑयल मार्केट में लीडरशिप एस्टेब्लिश होने के बाद अदानी विल्मार ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंड करना शुरू किया। फॉर्च्यून ब्रांड के अंदर राइस, आटा, पल्सेस और रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट को लॉन्च किए। विजन ये था कि फॉर्च्यून सिर्फ एक एडिबल ऑयल ब्रांड ना रहे, बल्कि एक कंप्लीट फूड सॉल्यूशन ब्रांड बन जाए। आज फॉर्च्यून सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है। अदानी विल्मार का फोकस अब प्रोसेस फूड, हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट और सस्टेनेबल फार्मिंग पर है। 2019 में अदानी ग्रुप ने अपनी जर्नी शुरुआत की एयरपोर्ट बिजनेस में, जब उन्होंने 6 एयरपोर्ट को एक्वायर किया। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलोर और मुंबई जैसे मेजर सिटीज के एयरपोर्ट। ये डील अदानी ग्रुप ने विन की थी थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, और इस स्टेप ने उनको एक सॉलिड फाउंडेशन दिया इंडिया के एयरपोर्ट बिजनेस पर। ये सिंपल एक्विजिशन नहीं था। अदानी ग्रुप का प्लान था इन एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना, फैसिलिटीज को अपग्रेड करना और एक सीमलेस पैसेंजर एक्सपीरियंस देना। मिस्टर गौतम अदानी का ये बिलीव था कि हर एयरपोर्ट को एक हब बनाया जा सकता है जो बिजनेस और टूरिज्म को बूस्ट करे। उन्होंने रिसर्च की और हर एयरपोर्ट्स के लिए कस्टमाइज्ड ग्रोथ प्लान्स बनाए। जैसे कि अहमदाबाद का एक एग्जांपल लेते हैं। ये एयरपोर्ट एक इंपोर्ट बिजनेस हब बन गया है और लोकल इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट। लेकिन हर सक्सेसफुल जर्नी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। एयरपोर्ट बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर को मैनेज करना इजी नहीं होता। अदानी ग्रुप को भी ये चैलेंजेस फेस, कई बार लैंड एक्विजिशन अप्रूवल और लॉजिस्टिक इश्यूज हुए, लेकिन अदानी ग्रुप का स्ट्रेंथ उनकी परसिस्टेंस थी। उन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और सॉल्व कर। मार्केट में कंपटीशन भी काफी था, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर और अदर प्राइवेट ऑपरेटर, लेकिन अदानी ग्रुप का अप्रोच अलग। वो हर एयरपोर्ट को एक एक्सपीरियंस बनाने में बिलीव करते थे। उन्होंने इनोवेशन को फोकस किया, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया और एक वर्ल्ड क्लास सर्विस मॉडल को अपनाया। उनके एयरपोर्ट्स में मॉडर्न एमिनिटीज, हाई स्पीड वाईफाई, हैसल फ्री चेक इन और क्लीन फैसिलिटी सब कुछ था जो एक पैसेंजर चाहता। अदानी ग्रुप का एम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं था, उनका गोल था लोगों की लाइफ को बेटर बनाना। उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स को कम्युनिटी हब बनाए, जहां लोग सिर्फ ट्रैवल नहीं, अपनी डेली नीड्स को भी पूरा कर सकें, और इसी वजह से उनका हर एयरपोर्ट एक ट्रस्टेड नाम बने। आज अदानी ग्रुप के पास 13 एयरपोर्ट का नेटवर्क है और उनका प्लान है इनको और भी ज्यादा एक्सपेंड करने। वो अपने सर्विसेज को अपग्रेड करते जा रहे हैं और पैसेंजर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोच रहे हैं। उनका विजन है कि 2030 तक वो इंडिया के टॉप 5 एयरपोर्ट ऑपरेटर में से एक बनकर रहे। ग्रोइंग इंडिया में सीमेंट का मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग डिमांड और गवर्नमेंट्स के मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव्स ने सीमेंट की जरूरत को बढ़ा दिया। और जब ऐसे मैसिव ग्रोथ का पोटेंशियल हो तो विजनरीज जैसे गौतम अदानी उस अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं। 2017 में गौतम अदानी ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को एक्वायर करने की स्ट्रेटेजी अपनी। ये एक बड़ा स्टेप था। पिछले कुछ सालों में ये कंपनीज अपनी पोजीशन पर स्ट्रगल कर रही थी, उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी। तो अदानी ग्रुप ने इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को एक्वायर करके उन्होंने अपना स्टिक सॉलिडिफाइड किया और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए। ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया गया था। चैलेंजेस जो आए वो नेचुरली थे।
सबसे पहला चेंजेस था उन कंपनीज के एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, मैनेजमेंट को अलाइन करना, सिस्टम को अपग्रेड करना और प्रोडक्शन कैपेसिटीज को मैक्सिमाइज। अदानी ग्रुप ने सबसे पहले अंबुजा और एसी के प्रोसेस को क्लोजली एनालिसिस किया, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस। इनका स्ट्रेटेजी था कि मार्केट डिमांड को फुलफिल करते हुए अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करें, और वही उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल का ट्रेंड भी अदानी ग्रुप ने अपनाया। अब सीमेंट कंपनी सिर्फ अपनी प्रोडक्शन से नहीं बल्कि अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए भी जाना जाने लगा। अदानी ग्रुप का विजन अब सीमेंट के मार्केट में सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इनिशिएटिव को लीड करने का है। अंबुजा और एसी को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए वो हर दिन नए इनिशिएटिव ला रहे हैं। फ्यूचर में वो और ग्लोबल प्रेजेंस एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं और सीमेंट इंडस्ट्री में अपने डोमिनाइजेशन को सॉलिडिफाइड करने का प्लान बना रहे हैं। अब आप सोचिए किस तरह से अदानी ग्रुप ने मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया और उस अपॉर्चुनिटीज को अपने बिजनेसेस के लिए यूटिलाइज किया। उन्होंने कैसे अपने लीडरशिप स्किल्स और विजन को यूज करके अंबुजा सीमेंट और एसीसी को अपने हैंड्स में ले ली। गौतम अदानी का इन सभी बिजनेस में सक्सेस फार्मूला है सबसे पहला विजनरी थिंकिंग। जहां दूसरे लोग प्रॉब्लम देखते हैं वहां गौतम अदानी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। सेकंड, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हर नए वेंचर में उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिए जो उनके लिए काफी रिवॉर्डिंग साबित हुए। डाइवर्सिफिकेशन, स्पोर्ट्स से लेकर पावर और एफएमसीजी तक उन्होंने हर सेक्टर में अपना एक यूनिक आइडेंटिटी। ग्लोबल पार्टनरशिप और M&A स्ट्रेटेजी ने उनकी ग्रोथ को बूस्ट किया। दोस्तों, गौतम अदानी की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन और रिस्क लेने की हिम्मत है तो कोई भी ड्रीम छोटा नहीं होता। एक छोटे से प्लास्टिक ट्रेडिंग बिजनेस से शुरुआत करते गौतम अदानी ने जो एम्पायर खड़ा किया वो सिर्फ उनकी हार्डवर्क, विजन और लीडरशिप का रिजल्ट है। आपका क्या टेक अवे है इस कहानी से कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो।